जैसे लोग एकदम कट्टर होते हैं अपने रिलीजन के बारे में, तो मैं अपने रिलीजन के बारे में कट्टर हूँ. इट्स लाइक हैविंग अ गन टू माई हेड कि भाई अब तेरे को ये फॉलो करना है. आज है हमारा उल्टा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3. कार्तिक जी फिर से आए हैं नए सवालों के साथ. इनका टॉपिक, इनके सवाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इनके पास कुछ सवाल आप लोगों के भी हैं जो आपने कमेंट्स में पिछली बार छोड़े थे, जिनको मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा. शुरुआत में इसकी हमारे पिछले एपिसोड नंबर 1 की बात से ही करूँगा. हमने 3 दर्दों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एग्जिस्टेंशियल पेन में आपने बताया कि एक समस्या दिमाग को चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो परेशान रहेगा. तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि समस्या और पर्पस में फ़र्क क्या है? समस्या और पर्पस में फ़र्क मुझे लगता है कि देखिए, जो पर्पस है आपका, कोई भी जो पर्पस है वो एक समस्या ही है जिसे आपने सुलझाना है. तो हर पर्पस एक समस्या है, लेकिन हर समस्या एक पर्पस नहीं है. समस्याएं आपकी लाइफ में छोटी छोटी लगी ही रहती हैं. पर्पस जो होता है वो एक आपकी ओवर आर्चिंग बड़ी समस्या है जो आपकी लाइफ में कांस्टेंट रहती हैं. ये छोटी समस्याएं आपकी लाइफ में बदलती रहेंगी. आज आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, आज आपने नौकरी ढूंढनी है, आज आपने कुछ खरीदना है, इत्यादि इत्यादि, और फिर इन चीज़ों के रास्ते में और समस्याएं आएंगी. जो आपका पर्पस है, जैसे भाई मेरा पर्पस है मुझे सफरिंग रिड्यूस करनी है, तो वो कांस्टेंट रहेगा. अब ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये सारी समस्याएं अलाइन हो जाएंगी. अच्छा. क्योंकि मान लो आपके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो आज आपने ये चीज़ सॉल्व करी, कल आपने वो चीज़ सॉल्व करी, शादी आपने इससे कर ली है ना, नौकरी आपने वो कर ली, और ये चीज़ें हो सकता है आपको अलग अलग दिशाओं में खींचें. लेकिन जब आपका पर्पस होता है तो आप अपनी वही समस्याएं उसी के हिसाब से चुनते हो, और वो सारी समस्याएं आपको उसी एक डायरेक्शन में ले जाती हैं. उन समस्याओं को जब आप सुलझाते हो तो एक डायरेक्शन में जाते हो. तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक बिग गोल है, या डेली लाइफ में भी उसका कुछ हिस्सा होता है पर्पस का? ऑफ कोर्स होता ही है, क्योंकि जो आपका पर्पस है, लाइक आई सेड कि ओवर आर्चिंग एक बड़ी चीज़ है जिसकी तरफ लेकिन आप रोज़ काम कर रहे हो, तभी तो आप उस तरफ पहुंचोगे. तो इट्स नॉट लाइक कि बड़ा हो के मैं ये करूँगा. जैसे मान लो जब मैं कंपनी चला रहा था, उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ये पर्पस है. मेरा उस समय पर्पस था कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए. पर मान लो कि मेरा पर्पस होता कि जी मुझे सफरिंग कम करनी है, सफरिंग के लिए मैं तो एक एनिमल रेस्क्यू शुरू करना चाहता हूँ. तो जो मैं नौकरी करता, जो मैं पैसा कमाता, वो सब कुछ उसी का सोच के करता, रोज़ करता. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं ये शुरू करूँगा और आज मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा. तो माई एवरी डे वुड बी अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. मतलब पर्पस कैन बी चेंज, मतलब टाइम टू टाइम. मे बी जैसे आपने कहा ना कि पहले मेरा पर्पस था फ्री होना, आउट ऑफ दैट फ्रीडम में भी आपने फिर सफरिंग को रिड्यूस करना पर्पस चुना. तो अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पहले पूछता तो वो सेम पर्पस नहीं होता था ना? हाँ, अब आप देखो, मुझसे आप 20 की उम्र में पूछते आपका क्या पर्पस है, तो मैं कहता कि मैं तो भाई जी रहा हूँ. कभी सोचा ही नहीं क्यों जी रहे हैं. पैदा हो गए तो धक्के से जिए जा रहे हैं. जब मुझे 23 में यूएस में नौकरी करनी पड़ी, ठीक है, और आप 24 में मुझसे पूछते कि आपका क्या पर्पस है, तो मैं कहता कि भाई आज़ादी. क्योंकि पहली बार इतनी समस्या हो रही थी तो मेरे पास था, और जब मेरे पास वो आज़ादी मिल गई मुझे, तब मैं पर्पस लेस हो गया ना. तो तब मैंने चीज़ें खोजी, समझी, और फिर मुझे एक ऐसा पर्पस मिल गया जो मेरा एक लाइफ लॉन्ग गोल है, और वो मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ अलाइन करता है. तो ऑफ कोर्स आपका जो पर्पस है वो बदल सकता है. अब जब आप यंग हो तो आप इतना दूर का थोड़ा सोचोगे, आपको इतना अनुभव भी नहीं है ना. तो आपका पर्पस कुछ और होगा कि यार मैं एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता हूँ या जो भी. बट जब आपने अचीव कर लिया, तब मे बी यू शुड टेक सम टाइम एंड फिगर आउट कि आप जी ही क्यों रहे हो. वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन. तो पहले आपका वो एक स्टेबिलिटी आपको रीच करनी होती है, तभी आपके पास वो लग्जरी होगी कि आप सोच भी पाओ कि आप क्यों जी रहे हो. कई बार ऐसा होता है ना कि इसी समझ के साथ हम पर्पस ढूंढते नहीं हैं कभी, ये कह के कि पहले तो मुझे पैसे कमाने हैं या पहले मुझे नौकरी लेनी है. या अब जैसे मुझे पता चल गया है कि मे बी सफरिंग रिड्यूस करना मेरा प्राइमरी पर्पस तो नहीं है, बट मैं उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तो हर वक्त बना के रखना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल का पार्ट. हाँ, बना के रखना चाहता हूँ. मेरा सवाल बेसिकली यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक बड़ा पर्पस हो, छोटे पर्पस भी क्या? यार देखो,
ज़रूरी नहीं है पर्पस होना लाइफ में आपका, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सारी दुनिया जी ही रही है। बात यह है कि इट डज़ इम्पैक्ट योर लाइफ अ लॉट, बिकॉज जैसे मान लो कि लाइक आई सेड कि जब आप अपनी ज़िंदगी का खोखलापन कभी आपके सामने आएगा और आपको लगेगा मैं क्यों जी रहा हूँ, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर आप की लाइफ के फैसले जो है ना वो ऐसे हो सकते हैं जो आपको एक स्टैंड स्टिल पे ला दें। आपको पता नहीं था आप क्या करना चाहते हो, आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए, आपने कुछ कमिटमेंट्स कर दी, फिर आपने समझा आप ये करना चाहते हो, अब दे आर पुलिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो थोड़ा आपको इमोशनल सफरिंग का आपका दौर रहेगा, है ना। तो पर्पस होना ज़रूरी नहीं है, पर वो होने से चीज़ें ज़रूर काफ़ी आसान हो जाती हैं, आपकी इमोशनल सफरिंग रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब आप एक चीज़ पे फोकस्ड हो तो बाकी चीज़ों की वॉल्यूम कम हो जाती है, आपको चीज़ें बॉदर नहीं करती। जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा ना कि सफरिंग इजंट सफरिंग एनी मोर व्हेन इट फाइंड्स मीनिंग। तो आपको फिर पता है कि आप ये जो ज़िंदगी की चीज़ें झेलते हो रोज़, वो आप क्यों झेल रहे हो, आप अपने आप को हमेशा याद दिला देते हो। अब मैं नहीं कह रहा कि आपका पर्पस अच्छा ही होना ज़रूरी है, अच्छा करना ज़रूरी है। किसी का पर्पस हो सकता है भाई मुझे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनानी है, पब्लिक लिमिटेड बनाना है, उसके पास वो अगर पर्पस है ना तो वो उसको बाकियों से बेटर स्टेट में रखेगा। अच्छा। फिजिकल हेल्थ भी मैं देखता हूँ, जिन लोगों का मुद्दा होता है वो चलते रहते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं। अब इसको ले लो डोनाल्ड ट्रंप को, खराब डाइट, एज भी ज़्यादा, लेकिन उसके पास है कि मुझे पावर चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये आई डोंट एग्री विद द पर्पस, पर उसका ये पर्पस है मुझे पावर चाहिए, और उस पर्पस ने देखो उसको खराब डाइट हर चीज़ में चला हुआ है, वो हर किसी से भिड़ भी लेता है, जीत भी जाता है। देख लो अमेरिका का सदर बन चुका है 2 बारी प्रेसिडेंट। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली है कि सारे पर्पस क्या इक्वल है? नहीं नहीं, एक तो मैं हंसा इसलिए क्योंकि जो मेरी बुक है हैप्पीनेस हैपेंस, उसमें एक वो है, मैंने एक लाइन लिखी है कि नॉट ऑल दिस इज लाइक नॉट ऑल पर्पसेस आर क्रिएटेड इक्वल। क्योंकि पर्पस तो आपको देखो चाहिए, एक तो फाइनाइट गोल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर का जो खोखलापन है वो इन्फिनिट है, आप उसको किसी फाइनाइट चीज़ से नहीं भर सकते। आप भर भी लोगे वो मोमेंटरी होगा, उसके बाद आप उस फाइनाइट से बोर हो जाओगे और आपको कुछ और चाहिए होगा। तो ये तो वही है कि भाई पैसा कमाना जैसे एक अंधाधुंध पर्पस है, उसका कोई अंत नहीं है, उसी में लोग अपनी लाइफ खपा देते हैं। नाउ थिंग इज़ कि हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस। बहुत बारी होता है हम दुनिया में कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार काश कुछ ऐसा होता, या कोई ये क्यों नहीं करता। उनमें से कोई भी चीज़ उठा लो जो आपकी एबिलिटीज़, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके रिसोर्सेज से में फिट होती है, और उसको शुरू करो। मुझे बड़ी बारी ना हॉट सॉसेस का लगता है, यार कोई ये वाली हॉट सॉस क्यों नहीं बनाता, या टबैस्को यूएस में अवेलेबल है, वैसा कोई इंडिया में क्यों नहीं बनाता। अब मेरे पास मान लो मैं कुछ ना हो तो मैं हॉट सॉस वाला काम शुरू कर दूंगा, और उसमें मैं खप भी जाऊंगा, क्योंकि हॉट सॉस शुरू करी, उसकी ब्रांडिंग, बॉटलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सभी कुछ ठीक है, फिर पैसा आ रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट, सभी कुछ, उसमें आप लाइफ अपनी बिता सकते हो। लेकिन क्योंकि ये मेरी फिलॉसफी से अलाइंड नहीं है, मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी है कि भाई फैक्ट है कि जीते हैं तो हम दूसरों को दर्द देते हैं, चाहे वीगन आदमी है तब भी, कीड़े मकोड़े सांप सब मरते ही हैं खेती के लिए। तो मेरे ज़िंदा होने की वजह से दूसरों को दर्द हो रहा है, तो मैं जीऊँगा इसलिए कि मैं दूसरों का दर्द कम करूँ, ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है। अब पर्पस मैंने चुन लिया हॉट सॉस और पैसा, तो ये इससे अलाइंड नहीं है, तो खपा दूंगा मैं इसमें ज़िंदगी अपनी, बिजी रहूंगा मैं। लेकिन जब मैं थमूंगा और मैं सोचूंगा मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे पास जवाब नहीं आएगा क्या लोगों को मतलब खाने का स्वाद देने के लिए। तो कंटेंटमेंट आपको पर्पस से मिलेगी या नहीं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका पर्पस आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ से अलाइंड है या नहीं। तो पहले तो फिर इंसान को अपनी फिलॉसफी ढूंढनी पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ, एक स्टेबल स्टेट में पहुँच के एक एक्सप्लोरेशन तो चाहिए ना, कि आप जी क्यों रहे हो। तो फिर क्या उसका मतलब ये है कि कुछ ही लोग प्रिविलेज हैं पर्पस पाने के लिए? क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक ऐसी स्टेट में, ऐसी फैमिली में या ऐसी सिचुएशन में हूँ जो कि एक काफ़ी टाइम मेरा खपा सकती है सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ जीने के लिए। हाँ, सिर्फ जीने के लिए, नॉर्मल सर्वाइव करने के लिए अच्छे से, सो दैट आई कैन थिंक अबाउट माई फिलासफी। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का प्रिविलेज है पर्पस? यार अब जिसकी स्ट्रगल सर्वाइवल की है उसको और क्या पर्पस
कब वो ढूंढेगा और कब वो उसे परस्यू करेगा। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ऐसे लोग कम हैं और कम ही हो रहे हैं, जैसे जैसे मतलब सोसाइटी में समृद्धि। कैसे लोग? ऐसे लोग जिनकी स्ट्रगल सिर्फ सर्वाइवल की है, ऐसे लोग तो कम ही होंगे ना, जैसे जैसे सोसाइटी में थोड़ा वेल्थ बढ़ेगी, जैसे है ना, संपन्न होंगे धीरे धीरे लोग। मुझे लगता है बहुत से लोग इस स्थिति से बाहर हैं, लेकिन अपने दिमाग में वो उसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं। जैसे बड़े सारे लोग हैं जिनके पास है पैसा, उनके मिडिल क्लास की बात ले लेते हैं दिल्ली में, जिसके पास मतलब अपार्टमेंट है, उनके पास पैसा है, उनका पैसा प्रॉपर्टी में लगा है, दादा ने कमाया, पिताजी के लिए छोड़ा, पिताजी ने कमाया, और वो बच्चे को ही छोड़ के जाएंगे, लेकिन बच्चा अभी भी स्ट्रगल में फंसा हुआ है। बाद में पैसा उसने इनहेरिट करना है, लेकिन कोई भी वेल्थ को यूटिलाइज नहीं कर रहा। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड टाइम। तो हर कोई अपना टाइम बस वेल्थ में लॉक कर रहा है, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग हैं जिनके पास है अपॉर्चुनिटी करने की, पर वो एक हैव नॉट वाला माइंडसेट है उनका। हैव नॉट से कि हमारे पास है नहीं, वी डोंट हैव इनफ। जैसे हमारे ही गांव में देख लो, कितने लोग हैं जिनके पास कितना लैंड है, करोड़ों वाला लैंड होगा, लेकिन वो सर्वाइवल के उसमें खट रहे हैं, वो नहीं बेचना चाहते। उनको है कि हमारे दादाजी छोड़ के गए, अब पिताजी को पिताजी हम आगे छोड़ के जाएंगे, वो लैंड आगे छोटे छोटे टुकड़ों में इतना बढ़ जाएगा, किसी के काम का नहीं रहेगा, है ना। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो भी हैं, हैंड टू माउथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो ऐसी स्ट्रगल कर नहीं रहे, पर उनको लगता है कि उनकी ऐसी स्ट्रगल है। जैसे साइंस कहती है कि हमारे पास फ्री विल है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्री डिटरमेंट है लाइफ। अगर सब कुछ प्री डिटरमेंट है तो आपका यहाँ तक पहुँचना भी प्री डिटरमेंट ही नहीं हो? देखो, एक तो इसमें भी कोई एक मत बना नहीं है विज्ञान के अनुसार भी कि सब कुछ प्री डिटरमेंट है या नहीं है। मेरा मानना यह है कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमारे हाथ के बाहर हैं, पर एक फैक्टर हमारे हाथ में होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि फ्री विल है, पर मान लेते हैं कि मैं गलत हूँ। अगर फ्री विल नहीं भी है तो भी मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा मानते हुए कि फ्री विल है, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, पर फिर भी मैं वो बिलीफ अपना रखूँगा जो मुझे जीने में हेल्प करे। नहीं तो हर चीज़ ऐसे हो जाएगी कि आप मान लो कि आप कहते हो फ्री विल नहीं है, आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर फ्री विल नहीं है, ठीक है, और सब कुछ पहले से डिटरमिन्ड है, तो आप मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो इस डिस्कशन का आउटकम है वो तो पहले ही डिटरमिन्ड है, तो फिर बात करना ही बेकार है, बात करना बेकार है, कुछ भी करना बेकार है। आई मीन सारी सब कुछ एक एकदम अजीब सा लगे, मैं कुछ भी क्यों ही करूँ, ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा है भी तो आई लाइक टू बिलीव कि सब कुछ प्री डिटरमिन्ड नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि प्री डिटरमिन्ड सब कुछ है। साइंस अभी कितनी चीज़ें तो फिगर आउट कर रही है, तो अभी तो आई डोंट थिंक वी इवन हैव एनफ डेटा टू कम टू अ कंक्लूजन। प्री डिटरमिन्ड बेसिकली ऐसा बोला जाता है ना कि एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन की तरफ लीड कर रही है, ऐसे ऐसे करके आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है या कहीं पे सफरिंग ज़्यादा है, बट उसमें से कुछ लोग उठ के कुछ टोटली डिफरेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि जो फ्री विल है वो कहीं ना कहीं सोच से जुड़ी हुई है? जो आप कह रहे हो कि फ्री विल है, उसका कुछ हिस्सा ये है कि आप अपनी सोच अच्छी कर सकते हैं? देखो, वो जो प्री डिटरमिन्ड है सब कुछ, वो वाला जो कैंप है ना, वो इसमें ये कहेगा कि जो आपकी सोच है उसको जिसने प्रभावित किया वो तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं था। एंड आई गेट इट, उनका ये मत है ना कि भाई देखो, जब से बिग बैंग हुआ और आज तक आप सब कुछ ट्रेस कर सकते हो कि भाई वो फटा, जो भी था, एटम था, जो भी था, वो फटा। अब वो जो फटा पार्टिकल जहाँ जहाँ गए वो फिजिक्स के लॉज से डिक्टेट हुआ। फिजिक्स के लॉज तो शुरू से सेम ही है, उसके आगे जो भी हुआ पार्टिकल से एक्स चीज़ बनी, वाई चीज़ बनी, वहाँ से लेके आज तक यू कैन ट्रेस होल थिंग। आई मीन वी डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो एक्चुअली में कैलकुलेट कर पाए, बट अगर वो ऐसे हुआ तो इफ़ यू रिपीट इट सेम सर्कमस्टेंसेज में तो वो ऐसे ही होगा। तो हर चीज़ इसी तरह ही हो सकती थी। और इसको थोड़ा सा फिज़िक्स से अगर आप बाहर आके देखो तो भी ये है ना कि जिस टीचर ने आपको इन्फ्लुएंस किया, जिस स्कूल में आप गए, जिस शहर में आप पैदा हुए, ये फैसले तो आपके पैदा होने से पहले लिए जा चुके थे। जिस टीचर की एक बात ने आपको इन्फ्लुएंस किया, उस दिन वो घर से किस मूड से निकला था, या वो जब वो निकला तो सड़क पे किसी ने गाड़ी नहीं मार दी, ये सब कुछ हमारे हाथ में
नहीं है। तो इस बात को मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है एक चीज़ हमारे हाथ में है, अब वो क्या है मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, पर मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जैसे उनसे पूछा था किसने कि डू यू बिलीव इन फ्री विल, तो उन्होंने कहा था आई बिलीव देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द विल विच इज़ फ्री। एंड मेरा ये मानना है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, थोड़ा एल्यूसिव सा कॉन्सेप्ट है। जो पर्पस है काफ़ी लोग उसको मैनिफेस्टेशन वर्ड के साथ भी यूज़ करते हैं। तो आपको लगता है कि आपने जो अभी तक जो भी किया है, हॉस्पिटल आपने एक बिल्ड किया है, एक फार्म आपके पास है, सफरिंग के लिए आप अभी भी नए नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आर यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ? मैनिफेस्टेशन मतलब यही ना कि कोई चीज़ आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो देन यूनिवर्स कम्स टुगेदर टू मेक इट हैपन। अब देखो मेरे लिए बड़ा आसान है ये बोलना कि मैं मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मतलब राम जी की कृपा से आज तक ज़िंदगी में मैंने जो चाहा मुझे मिल गया, है ना। राइट फ्रॉम जिस लड़की से मुझे शादी करनी थी वो, फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ ऐसा शुरू कर पाना, चला पाना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि प्रिविलेज लोग बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि आप वो देखो, वो लड़की देखो जिसे सेक्स स्लेवरी में बेच दिया गया, आपको नहीं लगता कि वो बड़ी शिद्दत से उस कंडीशन से बाहर आना चाहती होगी? तो कहीं पे अगर मैं कहूँ कि आप मैनिफेस्टेशन में मैं विश्वास रखता हूँ, तो दैट मीन्स कि अगर वो उससे बाहर नहीं आ रही तो वो नहीं चाहती बाहर आना। कोई लड़की है, उसके पिताजी उससे बलात्कार करते हैं, जो कि भारत में बहुत होता है, वो नहीं चाहती कि ये रुके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन जो है इट हेल्प्स इन अ वे कि भाई क्योंकि मैं कोई चीज़ शिद्दत से चाहता हूँ तो जो मेरे फैसले हैं उसी अनुसार होंगे। आप मुझे आज कहो कि रॉबिन भैया चलना है पार्टी करने, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे कल समय से उठना है, मुझे भाई 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, मुझे तो काम करना पसंद है। तो इस हिसाब से इट हेल्प्स हैविंग अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट यू वांट। और होता क्या है कि देखो जिसकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई है ना, वो तो आज मंच पे चढ़ के, यूट्यूब पे चढ़ के बोल देगा, लोग सुनेंगे। जिसकी नहीं करी काम, वो क्या वीडियो बनाएगा, उसकी वजह से कुछ सुन नहीं रहा। तो मैं ये समझा कि मैनिफेस्टेशन काम करी है आपकी सिचुएशन में, बट आप इसलिए इसको मानते नहीं हैं लार्जर स्केल में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोग अपने साथ नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन उन्हें उस सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि सर्वाइवरशिप बायस वाली बात हो गई ना, आपने सिर्फ वही लोग पिक करे जिनके लिए वो काम करी है, और फिर वो कहें कि हाँ मैनिफेस्टेशन काम करती है। भाई बड़े सारे लोग हैं जो अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हैं, मतलब दिल से बदलना चाहते हैं, और हालात साथ नहीं देते। तो फिर जैसे अभी दुनिया का इतना बुरा हाल है, कोई एनिमल्स को काट रहा है, यूज़ कर रहा है, फिर कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है, कहीं पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, तो फिर तो सब कुछ होपलेस लगता है ना, कि क्योंकि मैं तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूँ एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हों, प्रकृति का कम नुकसान कर रहे हैं। भाई डिपेंड करता है आप होप से आपका क्या मतलब है। अगर आपकी उम्मीद है कि एक दिन दुनिया बिल्कुल सुधर जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ यूटोपिया हो जाएगा, तो आपकी सोच ही गलत है। तो हो जाओ, होपलेस ही होना आपके लिए बेहतर है। पर अगर आपको लगता है वो लाइन है ना कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, पॉइंट बीइंग कि सफरिंग लाइक डार्कनेस इन द यूनिवर्स डिफॉल्ट है। ओके। तो इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट कर लो, और अपनी प्लेस भी एक्सेप्ट कर लो कि देखो मैं अपने कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में दिया जला सकता हूँ, वहाँ रोशनी हो जाएगी। हो सकता है मुझसे कोई और दिया जला के अपने एरिया में रोशनी करे, है ना। और अगर आपको नहीं भी लगता कि भाई सिचुएशन ख़राब होगी, आप नहीं मानते, मुझे तो लगता है सिचुएशन ख़राब होगी। जब से जनसंख्या, जब से अर्थ शुरू हुआ है, जनसंख्या बढ़ रही है, विद ग्रोइंग जनसंख्या सफरिंग बढ़ी है इंसानों की भी, और जो सफरिंग इंसान कर रहे हैं, अब तो हम पृथ्वी को एकदम विनाश के कगार पे ले आए हैं। तो मेरा तो मानना है कि विनाश होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप नहीं भी मानते ऐसा होगा, तो ऐसा हो या ना हो, तब तक तो जो हमारे पास सफ़र कर रहा है उसकी हम मदद कर सकते हैं ना। बिकॉज आप देखो, आज आप हो जाओ बिल्कुल होपलेस, निराशावादी, निहाइलिस्ट आदमी हो आप, आपको कोई ट्रक आपके पैर के ऊपर से निकल जाए तो आपको होगा ना भाई मुझे बचा लो, मेरा दर्द कम कर दो। आप ये तो नहीं कहोगे ना होपलेस, दुनिया तो ख़त्म होनी है, छोड़ दो मुझे, मरने दो, ऐसा कोई नहीं कहता। तो वही कर्टसी दूसरों को ऑफर करनी चाहिए, करो, है ना। होप, यू हैव टू हैव होप इन दिस होपलेस वर्ल्ड। और होप ये नहीं है कि दुनिया ठीक हो जाएगी, होप ये है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँगा। और
मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन होता है जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप किसी और की मदद ना कर पाओ। आपके पास रस भी है तो उसका भी चूरा करके आप चींटियों को खिला सकते हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं कुछ कर ही सकता हूँ इस हाँ, दुनिया में जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते और परमानेंट आपकी स्थिति ये है तो फिर आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप क्यों जी रहे हो। अगेन ये नहीं कह रहा कि मैं आप मर जाओ, पर ये सवाल उठाओ एंड फिगर आउट समथिंग, हाँ, मतलब गेट क्लैरिटी। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी। हाँ, तो ये सवाल एक क्लैरिटी के लिए है, उकसाने के लिए नहीं कि जाके आपको लगता है रिलीजन कुछ मदद करता है बंदे को सही रास्ते में रखने के लिए? हाँ, एब्सोल्युटली। हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर वट एवर रीज़न शुरू से ऐसे लोग रहे हैं, कुछ लोग रहे हैं जो थिंकर होते हैं, जो सोच लेते हैं चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं, अब मुझे नहीं पता ये नेचर की वजह से है, नर्चर की वजह से, उनको थोड़ी पकी पकाई खीर चाहिए होती है कि भाई आप हमें पॉलिसी बता दो, हम वो फॉलो कर लेंगे। और अगर उनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है तो वो भटक सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रिलीजन डेफिनेटली उस पॉलिसी का काम तो करता है, आपको ज़िंदगी जीने का एक तरीका देता है। और मुझे लगता है कि हर रिलीजन इसी सोच के साथ शुरू हुआ होगा। मतलब मैंने कोई इस बारे में पढ़ा नहीं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, इसके प्रिंसिपल्स। प्लस रिलीजन आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी देता है कि भाई बड़े सारे लोग हैं, वो एक रिलीजन फॉलो करता है। रिलीजियस, आप किसी भी रिलीजन में देखो हमेशा देयर आर गैदरिंग वाली जगहें होती हैं कि भाई यहाँ पे जाना है, हर संडे जाना है, हर मंगलवार जाना है, हर शुक्रवार जाना है, XYZ। तो उससे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी तो उसका एक हेल्प तो मिलता ही है रिलीजन से। तो फिर सारे रिलीजन सेम है आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि सारे रिलीजन लगभग इसी सोच के साथ मुझे लगता है शुरू हुए होंगे। अब वो तो आम का एक पेड़ ले लो, उस पर 2 आम सेम नहीं है, सारे रिलीजन कैसे सेम हो सकते हैं? तो पेड़ ही सारे अलग अलग हैं। पर हाँ, जिसने शुरू किया उसकी सोच जहाँ तक मुझे लगता है यही रही होगी कि भाई लोगों को ज़िंदगी जीने का एक तरीका दो। अब वो सोच किस तरह एग्जीक्यूट की गई है ना, उस सोच को लोगों ने किस तरह समझा, आगे किस तरह प्रोपोगेट किया, तो उसने बड़ी बड़ी मतलब सभी की शक्ल बदल दी। अब मैं वापस हमारी पिछली वाली कॉन्वर्जेशन में मेरे को एक थॉट स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे आपने कहा था ना कि आपको अपनी एक फ़िलॉसफी ढूंढनी पड़ेगी, आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपने फ़िलॉसफी अपनी फाइंड आउट की, इट्स लाइक फाइंडिंग और बिल्डिंग योर ओन रिलीजन? एग्जैक्टली, हाँ, यू नेल्ड इट। कि भाई बेसिकली रिलीजन यही करता है कि आप अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ रहे या नहीं ढूंढ सकते, ये लो आपकी एक पकी पकाई खीर, आप इसे फॉलो कर लो। पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उन लोगों की इज्जत करना जो अपनी ज़िंदगी खुद सोच के नहीं जी रहे और बस एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जी रहे हैं। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, शायद कई लोग नाराज़ होंगे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सोचने की आवश्यकता है, सोचने की कैपेबिलिटी हर किसी में है ना। ये तो मतलब ये तो फैक्ट है, तो साइंस है कि हमारा जो दिमाग है उसकी जो सबसे ऊपर एक पतली लेयर ह्यूमंस के होती है, नियो कॉर्टेक्स, वो तो सभी का है, कोई बिना नियो कॉर्टेक्स को तो नहीं पैदा होता। तो उसका इस्तेमाल करके सोचे। बंदे को अगर ठीक है ये बात समझ आ गई कि ठीक है कि फॉलो करना या किसी रिलीजन के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं मेरी जो पोटेंशियल है अपना एक फ़िलासफ़ी निकालने का उसको कम कर रही है, तो वो फिर शुरू कहाँ से करे? इज़ इट स्टार्ट फ्रॉम बुक्स? इज़ इट स्टार्ट फ्रॉम मेडिटेशन? इज़ इट स्टार्ट फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ रिलीजन? देखो, मेडिटेशन तो एक टूल है। मेडिटेशन हेल्प्स यू कंट्रोल योर माइंड, हेल्प्स यू बिकम मोर माइंडफुल, ताकि आपका जो मंकी माइंड है वो इधर उधर भागता रहे अपनी मर्जी से, उसके बजाय आप उसको पकड़ के रखो। तो उसको तो आप साइड कर दे। उसके बाद एक तो चाह चाहिए आपको, एक इंटेंट चाहिए कि आप जिससे मिल रहे हो, जो पढ़ रहे हो, आप कुछ खोज रहे हो, आपकी एक एक्सप्लोरेशन का फेज़ है। आप एक्सप्लोरेशन को बहाना नहीं बना रहे, आप उसको एस्केपिज्म नहीं बना रहे कि भाई धर्म कोड पढ़े हुए हैं, 6 महीने भांग पी रहे हैं, 6 महीने यहाँ पढ़े हुए हैं, ओ आई एम एक्सप्लोरिंग, वो नहीं कह रहा। आपकी क्लियर इंटेंट है, मैं कुछ खोज रहा हूँ। अब आप रिलीजन वाली किताबें उठा के पढ़ लो, जो समझदार लोगों ने लिखा है वो पढ़ लो, आप लोगों से बात करो, आप ऑब्जर्व करो, आपको एक इनपुट तो चाहिए। और फिर जो ग्रेट आइडियाज़ आते हैं, मुझे लगता है कि वो आपके उस मोमेंट में आते हैं जब आप
ये सब कुछ आपने एब्जॉर्ब कर लिया विद इंटेंट, और उसके बाद आप लेजर मूवमेंट होते हैं ना जो आपके, आप नहा रहे हो, आप नदी किनारे बैठे हो, है ना, तब वो आइडियाज आते हैं। आप अकेले बैठे हो रात को, कुछ कर नहीं रहे, ना फ़ोन है आपके हाथ में, ना किताब है, ना कुछ है, फिर भी आपको एक सेंट्रल बिलीफ तो चाहिए अपनी फ़िलासफ़ी के लिए। जैसे मेरा जो सेंट्रल बिलीफ है वो ये है कि भाई मुझे दूसरे का दर्द मैटर करता है। अब इसका मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकता ना कि आपको भी मैटर करना चाहिए। अगर आप कहो मुझे नहीं मैटर करता तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं तभी तो मैं जिससे बात करता हूँ मैं कहता हूँ भाई अगर आपको लगता है कि आप दूसरों को सफरिंग नहीं देना चाहते तो वेजिटेरियन, तो वीगन, तो ब्ला 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 ब्ला, तो अच्छा काम करो। पर अगर आपको बिलीफ नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये सेंट्रल बिलीफ है। रिलीजन के केस में ये सेंट्रल बिलीफ कुड बी अ फिगर लाइक अ गॉड फिगर, कि ये गॉड फिगर है, या जो भी रिलीजन की चीज़ें होती हैं, है ना। अच्छा। फिर उसके अलावा आपको, अब मेरे लिए तो मैं एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढ रहा था कि क्या एक फैक्ट है जो हर किसी पे अप्लाई करता है, ठीक है। अब मुझे लगता है ये रिसेंटली मैंने सोचना शुरू किया, मेरी थॉट प्रोसेस इस बारे में पूरी तरह फॉर्म्ड नहीं है। मुझे लगता है हमारे वेरिंग लेवल्स ऑफ एम्पथी होते हैं। वेरिंग जैसे जो एम्पथी तो है ना कि भाई दूसरे के दर्द से रिलेट करना। तो आपका विश्वास है कि हाँ दूसरे का दर्द मैटर करता है, फिर ये भी बात आ जाती है कि भाई किसका दर्द आपको मैटर करता है? सिर्फ लड़कों का, सारे हिंदुस्तानियों का, विश्व के सारे इंसानों का, इंसानों के साथ उनके दोस्तों का, या सारे पशुओं का, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो उसके बेसिस पे फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो अब जैसे मुझे तो मिल गया कि भाई दूसरे का दर्द मैटर करता है तो दूसरे को दर्द पहुंचाना बुरा है, क्योंकि आप किसी को भी पिन चुभो तो बराबर दर्द होता है। केचुआ भी होगा, कुत्ता भी होगा, वो पीछे हो जाएगा। हालांकि वो अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे मछलियाँ चिल्लाएंगी नहीं, हम चिल्ला पड़ेंगे, केचुआ सिर्फ तड़प के पीछे हो जाएगा। तो फिजिकल पेन जो है वो मुझे एब्सोल्यूट बुरा मिल गया, ये हो गया मेरा फैक्ट। तो वहाँ से मैंने अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ बिल्ड करी ना, क्योंकि फिर वहाँ से उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जब हम जीते हैं तो बिना सफरिंग कॉज किए हम जी नहीं सकते। ये सेकंड फैक्ट हो गया ना। फिजिकल सफरिंग इज एन एब्सोल्यूट बैड, बिना सफरिंग कॉज किए हम जी नहीं सकते। अब ये जो दो फैक्ट्स हैं और आपका जो बिलीफ है कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, बुरा मुझे करना नहीं, तो अब तो आप फंस गए। तो फिर ज़िंदगी जीने का एक तरीका निकला। जैसे कोई भी रिलीजन आपको एक प्रिंस वो देता है, पॉलिसी कैसे जीना है। तो मेरे को ये था कि जीना ऐसे है कि कम से कम दर्द कॉज करें, पर क्योंकि जब आप जी रहे हो तो दर्द कॉज हो ही रहा है, उसको अवॉइड करने का तरीका नहीं है। तो अब आप जीना इसीलिए है कि दर्द कम करना है औरों को भी ये बात समझानी भी है, ऐसा। तो इवन इफ आई डिडंट वांट टू डू दैट, क्योंकि यार ये तो ज़िंदगी जीने का बड़ा ही नीरस सा तरीका है, हार्ड तरीका है, बट इट्स लाइक हैविंग अ गन टू माई हेड कि भाई अब तेरे को ये फॉलो करना है, क्योंकि दिस इज द कंक्लूजन आई केम टू। तो जैसे लोग एकदम कट्टर होते हैं अपने रिलीजन के बारे में, तो मैं अपने रिलीजन के बारे में कट्टर हूँ। नाइस टू पुट इट लाइक दैट। अभी मैं लोगों के क्वेश्चन पुट करता हूँ आपको। हाँ, और तब तक मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने कहा ना कि और एम्पथी का जैसे सर्कल है, मेरी एम्पथी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, उसमें पशु भी हैं। इसी तरह कई लोग होते हैं सिर्फ लोगों के प्रति एम्पैथेटिक है ना, तो ये वेरिएशन आ जाती है। कोई कुत्तों को इंक्लूड कर लेंगे लेकिन मछलियों को नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि, इस तरह रहता है। मुझे साथ में लगता है तो एम्पैथी का जो सर्कल है ये भी वेरी करता है, इसका लेवल भी वेरी करता है। आप जैसे बड़े सर्कल भाई, जिस आप किस किस को इंक्लूड कर रहे हो। अच्छा, ये जो ब्रेथ है ये वेरी कर रही है ना। और दूसरी क्या बताया? इंटेंसिटी भी है। अच्छा। क्योंकि मान लो कि कोई व्यक्ति है वो कहता है कि यार हाँ गाय का दर्द मैटर करता है, मैं आगे से दूध नहीं पीऊँगा। अब लेकिन वो यहीं पे रुक जाता है। उसको पता है कि गाय के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसको पता है कि बकरे मुर्गे सब क्या अत्याचार हो रहा है, पर वो बस वीगन हो गया, बस अपना काम। पर उसकी एम्पैथी उतनी सीमित है। वो ये नहीं कह रहा भाई, कई लोग तो चलो उनकी लाइफ ही ऐसी नहीं होगी कि वो इस बारे में कुछ कर पाए, पर बड़े सारे वीगन हैं ना जो समृद्ध होते हैं, उनकी अच्छी लाइफ्स हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है इस दर्द को कम करने के लिए। तो उनकी एम्पैथी की इंटेंसिटी मुझे लगता है लिमिटेड है। उनका सर्कल डेफिनेटली बड़ा है, सब इंक्लूडेड है, पर इंटेंसिटी नहीं है।
I never thought. और कई जो इंसान है उनकी एम्पैथी सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड है ना, तो सर्कल छोटा है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा, वो इंसानों के लिए भिड़ जाएंगे। इंटेंसिटी भी एक लिमिट है ना? हाँ, इंटेंसिटी भी लिमिट है और सर्कल भी लिमिट है। ये चीज़ मैं कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा हूँ, दिस लाइक आई सेड कि इस बारे में मेरा वेल फॉर्म नहीं है थॉट्स। एनीवे सॉरी, आप पूछ रहे थे। 2 क्वेश्चन है। एक रोशन यादव का आया है 19 अप्रैल को कि हेलो सर, आई एम वीगन बिकॉज ऑफ योर वीडियो मेड मी रियलाइज दैट, बट आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट आई हैव सीन सम टाइम योर वर्ड्स एंड थॉट अलाइन विद वेजिटेरियन नॉट वीगन, डू यू थिंक इफ एनी पर्सन नो अबाउट एनिमल सफरिंग मस्ट बी वीगन, अदरवाइज दे आर हिपोक्रेट्स? यही हम बात कर रहे थे ना लगभग। अब देखो रोशन जी को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई मुझे होता है भागते चोर की लंगोटी ही सही, है ना। आप, मैं कह रहा हूँ भाई मीट खाना एक दिन भी कम कर दे, तो चलो कुछ तो आपने छोड़ा। बाकी मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेरे अपने लिए हैं। अच्छा। कि भाई मैं अपने आप को हिपोक्रेट कहूँगा कि अगर मैं मानता हूँ कि यार मेरे एक्शन से दर्द नहीं होना चाहिए और फिर भी मैं एक बेकार का एक्शन वो करता हूँ, पर मैं लोगों को अगर हिपोक्रेट कहूँगा तो मैं उनको अपने आप से दूर ही कर दूंगा ना। फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगेन कि भाई जो वीगन है और लेकिन पशुओं के लिए जी नहीं रहा, वो भी हिपोक्रेट है ना। तो जो जितना कर सके उतना करे। तो rather than thinking about how much I'm doing, I should just do जितना भी मैं कर सकता भाई जितना आप कर सकते हो, इसको बहाना मत बना लो। तो ऑलवेज प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। अब जैसे मैं पैदाइशी जो था, मैं वेजिटेरियन थोड़ा था, 17 साल की उम्र तक मीट खाता था, फिर मैंने मीट छोड़ दिया, वेजिटेरियन हो गया। फिर 38 में जाके मैं वीगन हुआ, पर तब भी कोई काम थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दिया। अच्छा। वो जाके मैंने शुरू किया 2012 अगस्त में कि And you still growing. हाँ, Yeah. है ना। तो 2012 में 32 का था मैं। तो ऐसे और अभी भी जैसे फिर कुछ समय पहले सिगरेट छोड़ी, एक अननेसेसरी कंजम्पशन, फिर अब स्नैकिंग बहुत ज़्यादा कम कर दी है मैंने। तो इस तरह आप करते जाते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रविराज सिंह गोहिल जी पूछ रहे हैं कि क्या हमें इस वजह से शादी करनी चाहिए कि बूढ़ा होने के बाद हमें खाना पीना कौन बना के देगा, हमें कौन अस्पताल लेके जाएगा, अगर हमारी बेटी या बेटा नहीं होगा तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। एक टाइम या फिर एक एज ऐसी आएगी जिसमें हम अपने आप कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। अगर मेरे पास इनफ पैसा नहीं होगा तो जो मेरा अपना नहीं है वो मुझे हेल्प क्यों करेगा। इस बात की डर की वजह से मुझे शादी करके वो सारी मुसीबतें अपने सर पे ले लेनी चाहिए जो शादी होने के बाद मुझे मिलने वाली हैं। भाई बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि ये इसका बेनिफिट है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा, पर यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो है कि वो सपोर्ट ना करें। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे पहले बीमार हो और आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ रहा है। हाँ, ये भी तो है। हाँ। है ना। बच्चे होना भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे आपके साथ रहेंगे ही। आप उन्हें दबा के, डरा के, धमका के रख भी लोगे तो वो सुखी नहीं रहेंगे। जब उनके पास, जब आप कमज़ोर पड़ोगे वैसे ही निकाल देंगे लात मार के आपको। तो मुझे लगता है कि फिर भी अगर आपको, आपका ये डर बड़ा है, हर चीज़ का एक इमोशनल कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप इस डर में जियोगे, आप करोगे तो किसी भी रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे, रिस्ट्रिक्शन आएगी। आप देख लो आपके लिए क्या ज़्यादा, कौन सी चीज़ है जिसको आप झेल सकते हो, है ना। किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंस के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। जिनकी शादी हो रखी है उन्हें पता है कि या तो मम्मी को नाराज़ करेंगे या बीवी को, है ना, किसको वो झेल सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख लो आप कौन सी चीज़ झेल सकते हो, अकेलापन या बंदिश। और ये ज़रूर कहूँगा कि लेकिन यही आपका शादी का मुद्दा है, यही आपका कंपेनियन ढूंढने का मुद्दा है, तो आप क्लियर ज़रूर करो कि भाई मेरा ये प्रैक्टिकल एक मुद्दा है, ताकि वो भी प्रैक्टिकल मुद्दे से कोई कंपेनियन ढूंढ रहा हो तो ऐसा ना हो ना किसी के साथ ठगी हो जाए। बेसिकली दोनों चीज़ अगर खाई है, एक साइड जस्ट बात कर रहा हूँ कि एक साइड पानी है नीचे और एक साइड रेगिस्तान है, तो इट्स जस्ट कि मेरे को कौन से वाले खाई में। देखो मैं कहूँगा कि उसमें फिर ये आ जाता है कि एक चीज़ नेगेटिव है, ये है। मैं कहूँगा कि आपको, मैं दोनों पैर ज़मीन से नहीं उठा सकता ना एट ए टाइम। मुझे या तो लेफ्ट नीचे रखना पड़ेगा या राइट, है ना। तो वो आप देखो। ओके। सोच विचार तो खुद ही करना पड़ेगा इसके बारे में, है ना, कि करे।
करेक्ट। हमारे अगले एपिसोड के लिए आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट्स में छोड़िएगा, कार्तिक उन्हें पढ़ेगा और पूछेगा। बाय। ठीक है जी। बाय जिलमेल। पेड एक्टर, पेड एक्टर।